अस्सलाम स्टूडियो में बात करेंगे टोसिस की। टोसिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। टोसिस की डेफिनेशन हर हाल में पता होनी चाहिए, विच इज़ द एबनॉर्मल ड्रूपिंग ऑफ अपर आईलिड। एंड सी क्लासिफिकेशन भी हर हाल में याद करनी चाहिए। क्लासिफिकेशन किस तरह कॉन्जेनिटल एक्वायर्ड और फिर इनमें अलग से और क्लासीफाई किया हुआ है। कॉन्जेनिटल में आइसोलेटेड कॉन्जेनिटल टोसिस आ जाता है जिसको हम सिंपल भी कहते हैं। मार्कस गंजॉ विंकिंग सिंड्रोम आ जाता है एंड ब्लेफोरी फिमोसिस सिंड्रोम आ जाता है। और एक्वायर्ड में न्यूरोजेनिक, मायोजेनिक, एपोन्यूरोटिक, मैकेनिकल, ये सब याद रखना होगा। अगर कॉन्जेनिटल में सिर्फ कॉन्जेनिटल भी याद रह जाए ना तो खैर है, लेकिन एक्वायर्ड के हमने सारे चारों के चारों याद रखने होंगे। अब हम इनकी एटियोलॉजी पढ़ते हैं। जो कॉन्जेनिटल है, ऐसे नेम सजेस्ट देयर बेसिकली कॉन्जेनिटल कोई कंडीशन की वजह से मेल डेवलपमेंट हो मसल की। कौन से मसल की, कौन सा मसल की डिफेक्ट की वजह से लेवेटर पेल्पेब्री, कौन से उसके मसल की वजह से टोसिस होता है। मसल का नाम याद रखना होगा, इट इज़ और लेवेटर पेल्पेब्री सुपीरियोरिस। तो उसकी मसल की मेल डेवलपमेंट हो गई हो, उसके टेंडन की या उसकी नर्व सप्लाई की और कोई मेल डेवलपमेंट हो गई हो लेवेटर पेल्पेब्री सुपीरियोरिस की, उसकी वजह से कॉन्जेनिटल टोसिस होगा। जो सिंपल होता है विच इज़ यूजली यूनिलैटरल, सिंपल में से यही मिलता है कि स्किन eyelid crease is absent. Ptotic lid is higher than normal lid in downwards gaze due to poor relaxation of levator muscle and levator function is reduced. बस एक रीड दे देना है। मार्कस गंजो विंकिंग सिंड्रोम, मार्कस गंजो विंकिंग सिंड्रोम जो कि सिर्फ 5% केसेस में देखा जाता है। बेसिकली देयर इज मिसडायरेक्टेड क्रॉस इनर्वेशन बिटवीन ओकुलोमोटर नर्व एंड द मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ योर ट्राइजेमिनल नर्व सप्लाइंग टू मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन। हमें पता है मैंडिबुलर जो नर्व होती है विच इज़ अ ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, वो किसको, मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन को सप्लाई करती है। तो मार्कस गंजो विंकिंग सिंड्रोम में यूजली होता है ये कि ये नॉर्मली दिखाया हुआ है कि नॉर्मल उसमें पोजीशन में उसको टोसिस है, लेकिन जैसे ही अपना मुंह खोलेगा खाना खाने के लिए, कुछ च्यू करने के लिए या कुछ भी ऐसा एक्शन परफॉर्म करे जिसकी वजह से मैंडिबुलर नर्व का फंक्शन जो है वो एक्ट अपॉन हो रहा हो कि लेट्स सपोज जॉ अपना ज़्यादा खोले, उस केस में क्या होगा, उस केस में जो उसका टोसिस है वो ठीक हो रहा है। जो आईलिड मार्जिन है वो जो आईलिड है, जो टोटिक आईलिड जो है वो रिट्रैक्ट कर रही है। तो यही चीज़ बताई हुई इन्होंने कि रिट्रैक्शन ऑफ द टोटिक आईलिड विद जॉ मूवमेंट ऑन च्यूइंग, सकिंग और ओपनिंग ऑफ द माउथ और कॉन्ट्रालेटेड जॉ मूवमेंट इट ऑकर्स। कि इसमें बेसिकली वही मिसडायरेक्टेड क्रॉस इनर्वेशन हो गई है ओकुलोमोटर नर्व के दरमियान जो कि लेवेटर पेल्पेब्री सुपीरियोरिस को सप्लाई करी है, और मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व के दरमियान जो कि मसल ऑफ मेस्टिकेशन को सप्लाई करी। ब्लेफोरा फिमोसिस सिंड्रोम नाम याद रख लें तो भी खैर है। इसमें 4 मेजर फीचर्स देखे जाते हैं विच आर प्रेजेंट एट बर्थ। मॉडरेट टू सिवियर सिमेट्रिकल टोसिस विद योर पुअर लेवेटर फंक्शन। टेलीकैंथस में दिखाया हुआ है कि विच इज़ द इंक्रीज डिस्टेंस बिटवीन योर टू मीडियल कैंथा। एपिकैंथस इन्वर्सस भी ये दिखाया हुआ है कि जो लोअर आईलिड है इसमें बेसिकली एक अपर आईलिड वाला फोल्ड सा आ गया, अपवर्ड सा फोल्ड आ गया, एज वी कैन सी ओवर है। ये दोनों आंखें किस तरह डिफरेंस ही लग रही हैं। एंड ब्लेफोरोफिमोसिस में मिलता है, तो रीड दे देना वरना ब्लेफोरोफिमोसिस सिंड्रोम भी याद हो गया, खैर है। अब हम आते हैं एक्वायर्ड में। एक्वायर्ड की टाइप सही से याद रखनी होगी। न्यूरोजेनिक, ऐसा नेम न्यूरोजेनिक सजेस्ट के बेसिकली देयर इज अ लीजन ऑफ द नर्व विच इज सप्लाइंग योर अपर आईलिड या विच इज सप्लाइंग योर लेवेटर पेल्पेब्री सुपीरियोरिस। मोस्ट कॉमनली कौन सी होती है, क्योंकि पता है ओकुलोमोटर नर्व सप्लाई करती है, तो थर्ड नर्व पैल्सी, थर्ड नर्व का नाम हर हाल में याद रखना चाहिए कि अब डिपेंडिंग अपॉन कितना उसका लीजन है, अगर तो कंप्लीट पैरालिसिस है तो कंप्लीट लॉस ऑफ लेवेटर फंक्शन होगा, पार्शियल पैरालिसिस है तो पार्शियल टोसिस होगा। एंड देयर वुड आल्सो बी रिस्ट्रिक्शन ऑफ ओकुलर मूवमेंट्स विद डायलेशन ऑफ द प्यूपल। और हॉर्नर सिंड्रोम में भी हमको पार्शियल टोसिस मिलता है। मायोजेनिक की बात करें, मायोजेनिक ऐसे नेम सजेस्ट के बेसिकली डिफेक्ट ऑफ मसल और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मेन जो कॉमन आता है कॉज आता है दैट इज माइस्थीनिया ग्रेविस। उसके अलावा और कौन कौन सी कंडीशन आ सकती हैं, उसके अलावा हमारे पास ऑकुलर मायोपैथीज लाइक योर क्रॉनिक प्रोग्रेसिव एक्सटर्नल ऑप्थेल्मोप्लेजिया या मायोटोनिक डिस्ट्रोफी आ सकती है, जिस केस में टोसिस बायलेटरल होता है। उसमें बायलेटरल होता है, लेकिन मेन जो चीज़ इसमें याद रखनी होगी ना, माइस्थीनिया ग्रेविस याद रखना होगा। माइस्थीनिया ग्रेविस में पता है क्या होता है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के लेवल पर डिफेक्ट हो रहा होता है, एसिटाइलकोलिन की इनहिबिशन हो रही होती है, एसिटाइलकोलिन को ज़्यादा ब्रेक कर रहा होता है। यूनिलेटरल या बायलेटरल टोसिस मिल सकता है। टोसिस इज मच वर्स इन द इवनिंग एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद डिप्लोपिया। वेयर एज ऑकुलर मायोपैथी के केस में ये है कि जो हमारा टोसिस होता है इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद डिप्लोपिया मेन, लेकिन माइस्थीनिया ग्रेविस का याद कर लेना है। एपोन्यूरोटिक टोसिस में बेसिकली जो लेवेटर पेल्पेब्री सुपीरियोरिस है उसके एपोन्यूरोसिस के लेवल पे कोई भी लीजन आ जाए, कोई डेहिसेंस कॉज हो जाए, डिसइंसर्शन हो जाए या उसकी स्ट्रेचिंग हो जाए, तो उसकी वजह से भी टोसिस हो सकता है। उसकी भी फर्दर टाइप्स हैं, इन्वोल्यूशनल, ट्रॉमेटिक एंड पोस्ट ऑपरेटिव। फीचर्स आर यूनिलेटरल और बायलेटरल। स्किन आईलिड क्रीज एट हायर लेवल, लेवेटर फंक्शन इज नॉर्मल इन दिस केस। मेन अगर एपोन्यूरोटिक नाम भी याद हो गया तो भी मोर देन इनफ। मैकेनिकल टोसिस में क्या होता है कि इंक्रीज वेट ऑफ द अपर आईलिड कॉज्ड बाय एनी लीजन है। वो इंक्रीज वेट अपर आईलिड का किस तरह हो सकता है, कोई ट्यूमर की वजह से लाइक न्यूरोफाइब्रोमोटोसिस, या मोस्ट कॉमनली किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से जो कि ज़्यादातर लार्ज क्लेजियन में देखी जाती है। तो उस केस में मैकेनिकल टोसिस का जो कॉज है मेनली क्लेजियन याद रखने हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या आते हैं, कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट आती है,
मेन चीज़ याद रखनी कि अगर तो किसी को कॉन्जेनिटल टोसिस हो एंड वो ठीक ना कराया गया तो उस बच्चे में या उस बच्ची में एम्ब्लायोपिया डेवलप हो जाता है, ये याद रखना है हर हाल में। और उसमें एक स्क्विंट जो होता है वो नॉन पैरालिटिक स्क्विंट यूजली पैरालिटिक भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन अगर ओकुलोमोटर नहीं पैरालिटिक नहीं हो सकता, सॉरी, नॉन पैरालिटिक स्क्विंट यूजली इसमें हमको मिलता है, स्क्विंट मिलता है और एम्ब्लायोपिया मिलता है जब भी क्या कहते हैं किसी चिल्ड्रन में टोसिस को ना ठीक किया गया हो, कॉन्जेनिटल क्या कहते हैं कॉन्जेनिटली जो टोसिस को ठीक ना किया गया हो, तो उसमें एम्ब्लायोपिया हर वक्त मिलता है। और एम्ब्लायोपिया कैन ऑल्सो भी एसोसिएटेड विद योर स्क्विंट, और स्क्विंट वैसे भी हमें मिल सकता है। उसके अलावा एबनॉर्मल हेड पोस्चर भी देखा जाता है उस बच्चे का। साथ में अगर तो मार्कस गन विंकिंग, वो जो मार्कस गन जॉ विंकिंग सिंड्रोम के साथ है तो उसमें रिंकिंग ऑफ द स्किन ऑफ द फोरहेड भी मिलती है, सॉरी उसमें नहीं मिलती, मैंने अलग से बोलते हैं, लेकिन वैसे भी क्लिनिकल फीचर में देखा जाता है। मेन जो क्लिनिकल फीचर याद रखने हैं वो उनको एम्ब्लायोपिया एंड स्क्विंट का पता होना चाहिए अगर कॉन्जेनिटल टोसिस को ना ठीक कराया गया हो। इन्वेस्टिगेशन हम यूजली वो इन्वेस्टिगेशन कराते हैं जिसमें माइस्थीनिया ग्रेविस को डिटेक्ट कर सकें। फॉर एग्जांपल आइस पैक टेस्ट, आइस पैक टेस्ट में बेसिकली ये करते हैं कि हम आइस पैक को प्लेस टोटेक आइलेट के ऊपर रख देते हैं 2 मिनट के लिए। अगर तो माइस्थीनिया ग्रेविस होगा तो होगा क्या कि वो जो टोसिस होगा वो नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि जो आइस पैक होता है, जो उसकी कोल्डनेस होती है, दैट कोल्ड टेम्परेचर बेसिकली इनहिबिट्स द ब्रेक डाउन ऑफ एसिटाइलकोलिन बाय और एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेस। एंटीबॉडी टेस्टिंग वही जो माइस्थीनिया ग्रेविस में एसिटाइलकोलिन के खिलाफ एंटीबॉडीज मिलती हैं उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। एड्रोफ्रोनियम वाला टेस्ट कि वही हमें पता है एड्रोफ्रोनियम इज और शॉर्ट एक्टिंग एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेस या एसिटाइलकोलिन का वही एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेस का इनहिबिटर, तो वही इंट्रावीनियसली जब हम करते हैं तो टोसिस ठीक हो जाता है। फिनाइल्फ्रीन टेस्ट हम हॉर्नर सिंड्रोम को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई न्यूरोलॉजिक कॉज देखना तो हम न्यूरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। और हम थोरेसिक इमेजिंग भी करा सकते हैं जो कि माइस्थीनिया को थोड़ा सा डिटेक्ट कर लेती है कि वी बेसिकली डिटेक्ट द लेवल ऑफ थाइमोमा। ये इतने बस इनके इन्वेस्टिगेशन के यूजली नाम याद रख लेने, और यही कि वो माइस्थीनिया ग्रेविस के लिए मैक्सिमम होते हैं। अब अगर हम ट्रीटमेंट में टोसिस की, treatment depends upon the etiology of ptosis, whether it was congenital, acquired, degree of ptosis and the function of your levator muscle. मेडिकल ट्रीटमेंट इतनी आती मेडिकल में ही कि मायोजेनिक न्यूरोजेनिक ठीक हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर सर्जिकली आती है। सर्जिकल में भी सर्जिकल किस बेस पे किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन टोसिस की डिग्री क्या है, डिपेंडिंग अपॉन लिवेटर मसल का कितना फंक्शन कैसा है उसका असेसमेंट किया जाता है। अब टोसिस को हमने किस तरह ग्रेड किया हुआ है, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर। माइल्ड में 1.2 to 2 मिलीमीटर ऑफ द अपर आईलिड इज बीइंग कवर्ड, मॉडरेट में 3 मिलीमीटर इज बीइंग कवर्ड बाय योर अपर आईलिड, एंड सिवियर में 4 मिलीमीटर या मोर देन 4 मिलीमीटर इज बीइंग कवर्ड के होल प्यूपिलरी एरिया इज बीइंग कवर्ड। एंड असेसमेंट ऑफ लिवेटर मसल फंक्शन में किस तरह असेसमेंट करते हैं वो नहीं याद रखना, बस याद रखना कि असेसमेंट ये देखा गया कि अगर तो नॉर्मल फंक्शन होगा लिवेटर मसल का तो फिर वही 15 to 18 मिलीमीटर की हमको डिस्टेंस मिलता है। अगर गुड फंक्शन होगा तो उसमें 9 और मोर मिलीमीटर का, फेयर में 5 से 8 मिलीमीटर का, पुअर में 4 मिलीमीटर और लेस का मिलता है। अदर एग्जामिनेशन विच आर कंसिडर्ड बिफोर सर्जरी में ओकुलर मोटिलिटी, कॉर्निया की सेंसिटिविटी, बेल्स फिनोमेना, मार्कस गंजो विंगिंग टोसिस आ जाता है, नहीं भी याद हो खैर है। ट्रीटमेंट जो होती है इसकी, जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है, ज़्यादातर सर्जिकली टोसिस को ठीक किया जाता है। वो ट्रीटमेंट के हमने नाम याद रखने होंगे एंड वो किस तरह के टोसिस को ठीक कर रही है, कौन से ग्रेड के, वो हमको पता होना चाहिए। जो फैसानेला सर्वाट ऑपरेशन है, फैसानेला सर्वाट ऑपरेशन बेसिकली माइल्ड टोसिस को ठीक करता है एंड इसमें हमारे पास जो लिवेटर फंक्शन है वो गुड होगा। गुड कितना था, 9 मिलीमीटर मोर, और माइल्ड में बेसिकली 2 मिलीमीटर तक ज़्यादातर जाता था। तो फैसानेला सर्वाट ऑपरेशन फॉर माइल्ड टोसिस विद गुड लिवेटर फंक्शन, levator resection for your moderate ptosis with fair levator function, brow suspension method या brow suspension procedure for your severe ptosis with poor levator function, and aponeurotic strengthening for your aponeurotic type of ptosis। ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए बाय नेम, जितना मैंने बताया उतना ही इसमें हमको याद करना है कि फैसानेला से माइल्ड टोसिस और गुड लेवेटर है, लेवेटर रिसेक्शन से मॉडरेट टोसिस और फेयर लेवेटर है, ब्राउ सस्पेंशन से सिवियर टोसिस और पुअर लेवेटर है, और एपोन्यूरोटिक में एपोन्यूरोटिक वाला टोसिस ठीक करें। और अगर तो कोई ऐसा केस जिसमें सर्जरी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो देन हम स्पेक्टिकल प्रॉप्स भी यूज़ करते हैं। सूडोप्टोसिस का पता होना चाहिए अलग से। सूडोप्टोसिस किसी से पूछा जा सकता है भाई में, सूडोप्टोसिस बेसिकली एनी कंडीशन विच क्रिएट्स अ फॉल्स इंप्रेशन ऑफ टोसिस, के उस केस में टोसिस हो नहीं रहा था। वो कौन कौन सी 2 कंडीशन है जिसकी वजह से लग सकता है कि पेशेंट में टोसिस है, योर इनऑफ्थेल्मोस एंड माइक्रोऑफ्थेल्मिया। तो आई होप टोसिस ईजीली समझ में आ गया, और इसकी ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लासिफिकेशन के अंदर भी यो माइस्थीनिया ग्रेविस इज मेनली इम्पॉर्टेंट, जो मैंने कराया था न्यूरोजेनिक में ओकुलर मोटर नर्व की पैल्सी। तो होप इसकी समझ में आ गया हो, एंड थैंक यू।